बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज क्रिसमस डे के मौके पर मैं आप सब लोगों को दिल के अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही साथ मैं हमारे क्रिश्चियन दोस्तों को भी दिल के अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही साथ अल्लाह के बारगाह में ये दुआ गो हूँ कि खुदा ये दिन हमारे लिए अमन, शांति और भाईचारे का पैगाम लेकर आए। दोस्तों, ईसाई मजहब का हमारे लद्दाखियों के ऊपर काफ़ी सारे एहसानात हैं। उनमें से एक है मॉडर्न एजुकेशन का लद्दाख में इंट्रोड्यूस करना और साथ ही साथ लद्दाखी कल्चर को, लद्दाखी सकाफत को दूसरे वर्ल्ड के सामने इंट्रोड्यूस करना। दोस्तों, साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी बयान करता चलूँ कि लद्दाख में जो पहली बार मोरवियन मिशनरीज आए थे वो लेह में आए थे और उन्होंने 19वीं सदी के आखिर में यहाँ पर एक स्कूल भी इस्टेब्लिश किया था और एक हॉस्पिटल भी। दोस्तों, पूरी में बहुत देर बाद यानी हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद जब गवर्नमेंट स्कूलें ऑलरेडी खोल चुके थे, तब सुरुवेली पब्लिक स्कूल हमारे हर दिल अजीज टीचर, स्कॉलर, राइटर और प्रीस्ट रेवरेंट एलेजा गेरगन ने सन 1982 में इस स्कूल की बुनियाद रखी। इस स्कूल में एडमिशन का सिलसिला 27 मई 1982 से शुरू हुआ और सबसे पहले टीचर का फराइज इंजाम देने लगी उनकी बीवी मिसेस नेलाता गेरगन ने। दोस्तों, उनके साथ मिस क्लारा रेडोफ छोटे बच्चों को भी पढ़ाने लगी। दोस्तों, पहली बार पढ़ाने का सिलसिला 1 जून 1982 से शुरू हुआ। उस वक्त के डीसी, एसपी और पॉलिटिकल और लोकल पॉलिटिशियंस ने काफ़ी साथ दिया, लेकिन लोगों का रद्द अमल पहले कुछ सही नहीं रहा था और स्कूल मैनेजमेंट को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था। इसकी तफसील किसी और वीडियो में करूंगा। बहरहाल अभी ये स्कूल अपग्रेड होकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना है और पूरी में ये एक मशहूर और स्टैंडर्ड स्कूल्स में गिना जाता है। दोस्तों, आज क्रिसमस डे के मौके पर मैं लद्दाख के एक ऐसे पादरी के बारे में बात करना चाहता हूं जो लद्दाख में आने के बाद पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने लद्दाख के हिस्ट्री पर, कल्चर पर, लद्दाख के फोक सॉन्ग्स पर और लद्दाख के रॉक इंस्क्रिप्शन पर, सारों पर काम किया और बहुत सारे किताबें उन्होंने पब्लिश किए और उनकी वजह से लद्दाख का इंट्रोडक्शन वेस्टर्न वर्ल्ड को हो गया था। हालांकि उनसे पहले और उनके बाद भी बहुत सारे हिस्टोरियन, बहुत सारे स्कॉलर्स ने लद्दाख पर काम किए हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही नुमाया है। उन्होंने तिब्बतन लैंग्वेज पर काम करना शुरू किया, खुसूसन लद्दाखी डायलेक्ट पर, क्योंकि उन्हें बहुत सारे काम लेह में बैठकर करना था और उसके लिए लेह भाषा आना बहुत ज़रूरी था। अपनी मेहनत और मशक्क़त के सबब सन 1911 में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेस्लाउ ने उन्हें ऑनरी डॉक्टरेट का खिताब दिया और 1925 से अपनी आखिरी उम्र यानी 1930 तक उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में बतौर प्रोफेसर तिब्बतन पढ़ाने लगे। दोस्तों, डॉक्टर फ्रैंकी ले आने के बाद, ले पहुंचने के बाद उन्हें 3 बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहले लिंग्विस्टिक बैरियर और इंटेलेक्चुअल गैप। लिंग्विस्टिक बैरियर वेस्टर्न और हमारे लद्दाखी या लेह के लोगों के साथ बहुत ही बात करने में बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था और साथ ही साथ तिब्बतन वे ऑफ थिंकिंग और वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग में बहुत ही बड़ा गैप था। उनके ऊपर उन्हें बहुत काम करना पड़ा और बहुत ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। दूसरा सबसे बड़ी दुश्वारी ये थी दोस्तों कि लोकल लोगों से या लामा से, रिलीजियस हेड से जो लोग अब क्रिश्चियन की तरफ मरगूब रागिब हो रहे थे, उनको काफ़ी सोशल प्रेशर उठाना पड़ता था और बहुत सारे बायकॉट उनके खिलाफ या बहुत कुछ ताने उनको सुनने को मिलते थे, तो इनसे भी दो चार होना पड़ा। तीसरा, लद्दाख के मौसम की वजह से बहुत सारे बच्चे बीमार हो रहे थे और साथ ही साथ जवान भी बीमार हो रहे थे और बहुत सारे लोग इस बीमारी की वजह से मर भी रहे थे। दोस्तों, 1851 में फादर रेड्सलोप और डॉक्टर कार्ल मार्क्स एक बीमारी का शिकार होकर दुनिया से चले गए थे। दोस्तों, इन मुश्किलात के बावजूद भी फ्रैंके लेह में ही रहे और उन्होंने लद्दाखी डायलेक्ट पर काम करना शुरू किया और साथ ही साथ उनकी बीवी एना थियोडोरा वीस भी काबिल ज़िक्र है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने फ्रैंके का बहुत साथ दिया और बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स कंपाइल करने में और उनको एडिट और पब्लिश करने में भी बहुत उनका साथ दिया। और साथ ही साथ दोस्तों, उन दोनों के बीच में जो ज़िंदगी थी, उन दोनों की ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत रही और उनके 3 बच्चे लेह में ही हुए थे।
दोस्तों ये बात यहाँ पे बहुत ही काबिल ज़िक्र है कि फ्रेंके ने लद्दाखी या तिब्बतन लैंग्वेज को समझने के लिए फोक सॉन्ग्स और फोक स्टोरीज़ पर काम करना शुरू किया। वो लोगों के पास जाकर सब्र से उनके स्टोरीज़ को या जैसे कि केसर सागास को सुनते थे, फोक सॉन्ग्स को सुनते थे और उनसे उनकी मानी ढूंढने की कोशिश करते थे। और इसी के साथ ही उन्होंने केसर सागा पर एक किताब भी लिखी है दोस्तों, अंग्रेज़ी में, आप उसे पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंके ने दर्द कल्चर पर भी काम किया और उनके फोक सॉन्ग्स और बहुत सारे फोक स्टोरीज को भी सुने और उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश की। दोस्तों डॉक्टर फ्रेंके ले में 3 साल काम करने के बाद उन्हें खलसी भेजा गया। खलसी को पहले खलत से बोलते थे, खलसे भी बोलते थे, लेकिन अभी आम कोलोकियल लैंग्वेज में खलसी भी ही बोलते हैं। तो खलसी भेजा गया। खलसी उनके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग था दोस्तों। तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि वहाँ के सारे लोग बुद्ध मजहब के पैरों थे और साथ ही साथ लमायूरू मोनेस्ट्री के मातहत सारे लोग काम करते थे। दोस्तों डॉक्टर फ्रेंके ने खलसे में एक लोकल टीचर इशे रिक्जिन को काम पर रखा गया और उनको कुछ वेजेस देकर वो वहाँ पे पढ़ाते थे। लेकिन दोस्तों वहाँ पे जल्द ही जल्द लोकल लोगों का और लमायूरू गोनपास के लामास का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उस स्कूल की मुखालिफत हुई और सन 1900 में कुछ देर के लिए वो स्कूल बंद भी हुआ। और दोस्तों कहते हैं कि फ्रेंके अपने एक लेटर में कहते हैं कि उनमें सबसे छोटा जो पढ़ने वाला था तो 6 साल का था और सबसे बड़ा 64 साल का था। 64 साल का वो जो बुजुर्ग आदमी गांव का हेड लामा था और वो इसलिए फ्रेंके के पास आते थे क्योंकि उसको पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। तिब्बतन लैंग्वेज या बोटी लैंग्वेज के 2 पार्ट्स है, एक छोस्कत दूसरा फलस्कत। छोस्कत को एकेडमिक्स में या छोस लिखने में, रिलीजियस स्क्रिप्ट्स लिखने में काम आते हैं और फलस्कत आम लैंग्वेज होता है, कोलोकियल लैंग्वेज होते हैं जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों डॉक्टर फ्रेंके से पहले बहुत सारे स्कॉलर्स ने छोस्कत पर काम करना शुरू किया था और काम किया था। उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखा था, लेकिन एच फ्रेंके ने फलस्कत पर काम करना चाहा क्योंकि फलस्कत सारे लोगों को आते थे। जो छोस्कत में लिखते थे वो फलस्कत यानी कि एक आम जो पढ़ा लिखा नहीं हो, एक लेमैन हो, वो समझ में नहीं आता था। फ्रेंके की इस सोच को पहले तो काफ़ी लोगों ने उनकी मुखालिफत की, लेकिन बाद में उनको अर्जी मिल गया और उन्होंने फलस्कत पर काम किया और बहुत सारे बाइबल स्टोरीज़ को और दूसरे बहुत सारे रिलीजियस स्क्रिप्ट्स को, जो रिलीजियस इन द सेंस क्रिश्चियन रिलीजियस स्क्रिप्ट्स को इसी फलस्कत में उन्होंने लिखा ताकि सारे लेमैन या बहुत सारे लोग समझ सकें। दोस्तों खलसी का एक वाक़या यहाँ पर काबिल ज़िक्र है, जिसमें कहते हैं कि खलसी के ऊपर पहाड़ी पर एक पेड़ था जिसको एक मेल से लोकल लोगों का मानना ये था कि उसको एक मेल स्पिरिट ने इनहेबिट किया है और कोई वहाँ से टहनी काट कर नहीं ला सकता था, हत्ता कि वो सिर्फ वही लोग ला सकते थे जो उस स्पिरिट को अच्छा खासा ऑफरिंग्स दे दिया हो। तो उनके ऊपर ये मिथ थी दोस्तों, और उन लोगों का ये भी कहना था कि उसमें सबसे वहाँ पे एक मुस्लिम ने किसी ज़माने में वहाँ से एक टहनी काटा था तो वहाँ पे मर गए थे, और जो सारे एक्सीडेंट्स होते हैं वो इसी मेल स्पिरिट की वजह से होता है। तो डॉक्टर फ्रेंके ने चाहा कि उनकी इस मिथ को ख़त्म किया जाए, तो उन्होंने एक दिन वो जाके वहाँ से कुछ टहनियाँ काट कर लाए अपने घर जलाने के लिए। तो दोस्तों बात ये होती है कि रात को एक बच्चे की रोने की आवाज़ दूर से सुनाई देती है और धीरे धीरे वो आवाज़ तेज से तेज़तर होते होते जाते हैं, और तेज़ होने के बाद अचानक से वो आवाज़ मुड़ जाती है और पीछे जाकर वो आवाज़ ख़त्म होने लगता है। तो सुबह उठकर डॉक्टर फ्रेंके देखते हैं तो जिस टहनी को वो लेके आया था वो टहनी भी गायब था। दोस्तों एच फ्रेंके अपने कहानी के दिफा में वो ये कहते हैं कि वो जो रात को रोने वाली आवाज़ थी वो शायद एक जानवर हो सकता था, और जो सुबह उन्होंने जो लकड़ी नहीं पाई वो कहते हैं कि जलाने वाले जो उनका कुक था सुबह उठ के उन्होंने वो लकड़ी जलाया होगा। बाकी हाल क्या है, ट्रुथ क्या है, वो खुदा ही जाने। अगर आप इनके बारे में कुछ और जानते तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों डॉक्टर फ्रेंके के बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है लद्दाखी लिटरेचर में। मैं कुछ किताबों का जिक्र यहाँ पे करना चाहता हूँ। एक किताब है लोअर लद्दाखी वर्जन ऑफ केसर सागा, एंटिक्विटीज़ ऑफ इंडियन तिब्बत, अ हिस्ट्री ऑफ लद्दाख, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न तिब्बत, एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
तो इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और आखिर में जाते जाते एक बार फिर से आप सब लोगों को मेरी क्रिसमस, खुदा हाफिज़।